हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग एक नए महीने की शुरुआत करेंगे क्योंकि आज है 1 नवंबर 2021। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अगले महासचिव के रूप में किसको चुना गया है? दोस्तों, आप जानते हैं WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और अभी के समय इसके महासचिव हैं टेड्रोस एधनोम। तो इन्हीं को एक बार फिर से WHO के महासचिव के रूप में चुन लिया गया है। वैसे आपको बता दूं, 2017 में 1 जुलाई 2017 को ये WHO के महासचिव बने थे। तो यानी कि अब क्योंकि WHO का जो महासचिव का कार्यकाल होता है ये 5 साल का होता है, तो यानी कि इनका जो नेक्स्ट कार्यकाल शुरू होगा वो 2022 में अगस्त महीने में शुरू होगा। तो टेड्रोस एधनोम को ही अगले कार्यकाल के लिए एक बार फिर से इन्हीं को चुन लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी कि WHO के जो स्थापना का दिन होता है 7 अप्रैल, इसको हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। टेड्रोस एधनोम के बारे में याद रखिएगा, ये इथोपिया के हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दूसरा स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था और उसके बाद फिर उसी साल में 31 अक्टूबर 2019 को ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं ये दोनों अस्तित्व में आए थे। तो इसीलिए 31 अक्टूबर को हर साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 2020 में इसका पहला स्थापना दिवस मनाया गया और अभी 2021 में 31 अक्टूबर के दिन इसका दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2019 में जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू था और यहाँ पर उस वक्त राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। तो उनके बाद फिर जब 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे राधा कृष्ण माथुर। तो राधा कृष्ण माथुर तो अभी भी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग बना दिया गया है। तो अब इनकी जगह पर जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के अगले MD और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो जम्मू कश्मीर बैंक जो है ये श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है, तो यहीं पर बेस्ड है जम्मू कश्मीर बैंक। इसके अगले MD और CEO के रूप में जो बलदेव प्रकाश हैं इनको अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है RBI ने, यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक के अगले MD और CEO होंगे बलदेव प्रकाश। तो अभी के समय कौन है? अभी के समय है RK छिब्बर। RK छिब्बर जो हैं इनको साल 2019 में जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। तो अब इनके बाद अप्रैल 2022 में बलदेव प्रकाश होंगे इसके नए MD और CEO। तो इतना आपको दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूसुफ हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये एक प्रसिद्ध क्या थे। तो दोस्तों, यूसुफ हुसैन जो थे ये पंजाब के एक मशहूर अभिनेता थे। इन्होंने कई सारी फिल्मों और TV सीरियल्स में काम किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर A यानी कि एक्टर। तो अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते इनका निधन हो गया है। मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस इनमें से किस राजनीतिक पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं? तो भारत के महान टेनिस खिलाड़ी जो लिएंडर पेस हैं इन्होंने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। तृणमूल कांग्रेस आप जानते हैं इसकी लीडर हैं ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में लिएंडर पेस ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। दोस्तों, लिएंडर पेस जो हैं इनको दुनिया के सबसे महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। इन्होंने भारत के लिए 1996 में जो अटलांटा में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक्स के अलावा अगर हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करें तो ग्रैंड स्लैम के अंदर इन्होंने डबल्स के अंदर 8 बार जीता है और जो मिक्स्ड टूर्नामेंट होता है उसके अंदर 10 बार जीता है। इन सब के अलावा आप जानते हैं टेनिस के अंदर एक डेविस कप टूर्नामेंट होता है और डेविस कप के अंदर मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने ही आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डेविस कप का खिताब जीता है
टोटल 45 बार इन्होंने डेविस कप के अंदर मिक्स्ड इवेंट को जीता है। तो इसीलिए लिएंडर पेस को दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है। इन्होंने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। इनको अर्जुन अवार्ड और भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, जो कि इस समय बोला जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भी इनको मिल चुका है। प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, शाकाहारी होने के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है आज ही के दिन यानी कि 1 नवंबर को। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो दोस्तों, DDCA जो है ये दिल्ली के अंदर जो भी क्रिकेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए एक गवर्निंग बॉडी है। ये जो BCCI है उसी से संबद्ध है। तो इसका जो नया अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है ये हैं रोहन जेटली। दोस्तों, आप जानते हैं रोहन जेटली जो हैं ये अरुण जेटली के बेटे हैं। ये पेशे से एक वकील हैं। 2019 में जब अरुण जेटली की डेथ हो गई थी तो उसी के बाद रोहन जेटली को DDCA का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि इनके जो फादर थे अरुण जेटली, उन्होंने भी लगभग 14 सालों तक DDCA की अध्यक्षता की थी। तो पिछले साल जब DDCA का अध्यक्ष चुनने की बात आई थी तो इन्हीं को निर्विरोध DDCA का अध्यक्ष चुन लिया गया था। और क्योंकि इस साल इनका कार्यकाल खत्म हो गया था तो इन्हीं को एक बार फिर से DDCA का अध्यक्ष बना दिया गया है। प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत कौन सा है जिसको हाल ही में 28 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। प्रोजेक्ट 15B जो है इसको साल 2011 में शुरू किया गया था और इसके तहत इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के लिए टोटल 4 विध्वंसक जहाज बनाए जाने थे। यानी कि जो डेस्ट्रॉयर शिप्स होती हैं, ऐसे 4 डेस्ट्रॉयर शिप्स इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने थे प्रोजेक्ट 15B के तहत। और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मझगांव डॉक लिमिटेड को। जो मझगांव डॉट शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के अंदर बेस्ड है, इसी को ये काम दिया गया। तो ये जो 4 जहाज बनाए जा रहे हैं इनमें से पहला जहाज हाल ही में भारतीय नौसेना को मिल गया है। ये कौन सा जहाज है? इसका नाम है INS विशाखापत्तनम। और दोस्तों, जैसा कि एक परंपरा है जहाज़ों के निर्माण में कि जो पहला शिप होता है उसी के नाम पर पूरी सीरीज का नाम रखा जाता है। जैसे कि INS विशाखापत्तनम ये पहला जहाज है तो इसीलिए प्रोजेक्ट 15B को विशाखापत्तनम क्लास डेस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। विशाखापत्तनम क्लास डेस्ट्रॉयर जो सीरीज है इसी के तहत टोटल 4 जहाज बनाए जा रहे हैं। तो इस सीरीज के तहत जो 4 गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर शिप बनाए जाने वाले हैं, एक तो है INS सूरत, दूसरा है INS इम्फाल, तीसरा है INS आर्मुगांव और चौथा है INS विशाखापत्तनम। इनको मैंने ऊपर से नीचे के क्रम में लिखा है। यानी कि इसमें जो पहला जहाज होगा वो है INS विशाखापत्तनम, फिर दूसरा जहाज जो भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा वो होगा INS मार्मुगांव, फिर तीसरा होगा INS इम्फाल और चौथा होगा INS सूरत। तो जो पहला युद्धपोत है इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, इसका नाम है INS विशाखापत्तनम। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF और बिजली का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यानी कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने इन दोनों में ही 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है? यानी कि इस राज्य ने हर एक घर के लिए खुले में शौच मुक्त का स्टेटस हासिल कर लिया है और हर एक घर में बिजली का कनेक्शन भी हो गया है। तो ये राज्य है दोस्तों गोवा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इनके अलावा आप जानते हैं जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य यह है कि 2024 तक हर एक ग्रामीण घर में पाइप्ड वाटर का कनेक्शन देना है। तो जल जीवन मिशन के तहत जिन भी राज्यों में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, यानी कि हर एक घर में, हर एक ग्रामीण घर के अंदर पाइप्ड वाटर का कनेक्शन हो गया है, उनको हर घर जल राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो भारत का जो हर घर जल राज्य था वो कौन सा था? ये गोवा ही था। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। गोवा के इस समय मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ पर इस समय BJP की सरकार है और गोवा के इस समय राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा की राजधानी है पणजी, जहाँ पर कुछ ही समय बाद यानी कि इसी नवंबर महीने में IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 1 नवंबर को इनमें से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 1 नवंबर के दिन कई सारे राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका स्थापना दिवस होता है और उन्हीं में से यहाँ पर 3 का नाम लिखा गया है, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज को दिखाता हूँ जो कि 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इनमें से इसी क्रम में दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्रम बहुत ही आसानी से आपको याद रहेगा।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ये तीनों एक साथ याद रखना है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये तीन हो गए। फिर उसके बाद लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। तो ये जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका स्थापना दिवस हर साल 1 नवंबर के दिन होता है। और जिस साल में इनकी स्थापना हुई थी वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। 27 अक्टूबर को किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ किया है? दोस्तों, कृषि उड़ान योजना जो है, इसके तहत जो किसानों की फसलें हैं उनको जल्द से जल्द मार्केट तक पहुंचाने के लिए, ताकि किसानों को अपनी फसलों का अधिक से अधिक मूल्य मिल सके, इसी के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया था और अभी इसका दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। तो दूसरे चरण की शुरुआत की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि आप सभी जानते हैं भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हाल ही में स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें 2 संस्थानों ने मिलकर इसको पब्लिश किया है। एक का नाम है BEE और दूसरे का नाम है AEEE, जिसका मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, और AEEE का मतलब है अलायंस फॉर एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी। तो इन्हीं दोनों संस्थानों ने मिलकर के हाल ही में स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2020 को जारी किया है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, यानी कि 36 भारत के जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, सभी को इसमें रैंक किया गया है कि उन राज्यों ने एनर्जी इफिशिएंसी को हासिल करने में कौन कौन सी पहल शुरू की हैं, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, उसी के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अंदर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर के आधार पर टोटल 4 कैटेगरी बनाई गई है। एक तो है फ्रंट रनर की कैटेगरी, फिर इसके बाद अचीवर, फिर इसके बाद तीसरी कैटेगरी है कंटेंडर और चौथी कैटेगरी है एस्पिरेंट। यानी कि जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा है उनको फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है। जिनका भी स्कोर 60 से ज़्यादा है उनको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, फ्रंट रनर। तो इसमें इस साल केवल 2 ही राज्य शामिल हो पाए हैं। एक तो है कर्नाटक और दूसरा है राजस्थान। क्योंकि कर्नाटक का स्कोर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, इसका स्कोर है 70 और राजस्थान का स्कोर है 61। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य है कर्नाटक, क्योंकि इसी का स्कोर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अचीवर की कैटेगरी में भारत के 6 राज्य हैं, कंटेंडर में 4 हैं और बाकी कितने बच गए? यहाँ पर 6 4 10 12 यानी कि 24 बच गए। तो 24 भारत के यूनियन टेरिटरीज या फिर जो स्टेट हैं उनको एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर आपको मेनली फ्रंट रनर के अंदर जो स्टेट्स हैं इन्हीं के नाम याद रखने हैं, कर्नाटक और राजस्थान। इन्हीं दोनों का स्कोर सबसे अच्छा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपसे पूछा जाए कि 2019 की तुलना में 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा सुधार कौन से राज्य ने किया है, तो आंसर होगा उसका राजस्थान। क्योंकि राजस्थान का पिछली बार स्कोर था 18.5 और इस बार हो गया है 61, यानी कि आप देख सकते हैं 42.5 का यहाँ पर वृद्धि हुई है स्कोर में, राइट। तो इस तरीके से राजस्थान ने पिछली बार की तुलना में सर्वाधिक सुधार किया है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, दोनों तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि जो नई IPL टीम बनाई गई है, IPL टीम लखनऊ, इसके मालिक कौन है, यानी कि ओनर कौन है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि RPSG ग्रुप। और यहीं पर आपसे अगर अहमदाबाद टीम का पूछा जाए, जो ये भी एक नई टीम है, तो इसके ओनर हैं CVC कैपिटल पार्टनर्स। तो IPL 2022 के लिए 2 नई IPL टीमें बनाई गई हैं, IPL टीम लखनऊ और IPL टीम अहमदाबाद। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 1 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में कवर किया है। जब 1 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 1 से 7 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं इन्हीं 7 दिनों से जो सबसे ज़्यादा संभावित क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स के रूप में कराऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।